नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य आईएएस में। पिछली क्लास में हमने ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन शुरू किया था। आपसे चर्चा की थी कि यूपीएससी या अन्य सिविल सर्विस की परीक्षाओं से संबंधित तैयारी के लिए ज्योग्राफी को अप्रोच कैसे करें, ना भूगोल को कैसे अप्रोच करें, किन किन किताबों का सहारा लें, कौन कौन से सोर्सेज देखें, है ना। ये सब इस क्लास के जस्ट पहले वाली वीडियो में यानी इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था। और पिछली क्लास में जो है हमने एक बहुत ही बेसिक सा ओवरव्यू लिया था। एक छोटा टॉपिक जो है धरती से संबंधित देखा था कि धरती का आकार एवं आकृति कैसी है। इंट्रोडक्शन लिया था कि ज्योग्राफी बेसिकली मूलतः है क्या, पढ़ते कैसे हैं इसको, डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो इन चीज़ों पे हमने ध्यान दिया था। और पिछली क्लास में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे, इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि हमारी धरती का आकार एक भूभाग है, एक जियोइड शेप है हमारी धरती का, है ना। इससे पहले हमने न्यूटन के संदर्भ में ये भी चर्चा की थी कि हमारी धरती को हम ऑब्लेट स्फेरॉइड आकृति का भी मानते हैं, क्योंकि यह ध्रुवों पर चपटी है और भूमध्य रेखा पर थोड़ी सी उभरी हुई है, बल्जिंग शेप की, है ना। तो न्यूटन साहब ने इसको नारंगी के आकार का कहा था, ये डिस्कस किया था हम लोगों ने। और हम फाइनली इस पे आए थे कि हमारी धरती की सतह जो है एक समान नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, इस पे उबड़ खाबड़ है, कहीं बहुत ऊंची जगह है और कहीं बहुत गहरी जगह है। इसलिए है ना, हम हमारी धरती को भूभाग कहते हैं, एक जियोइड कहते हैं। ठीक है, इस उस पे यहाँ तक की चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। आइए आज इससे आगे की चर्चा करते हैं। दो चीजें पढ़ते हैं हम, है ना। पहले तो हम जो है हमारी धरती के संदर्भ में धरती का मेजरमेंट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक टॉपिक उठाते हैं हम, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं ना। एक टॉपिक देखते हैं हम, पृथ्वी का मापन। पृथ्वी का मापन, पृथ्वी का या पृथ्वी पर मापन, है ना, इसको हम मेजरमेंट ऑफ अर्थ कहें। मेजरमेंट ऑफ अर्थ, किसका मेजरमेंट भाई? तो लोकेशंस का, कि धरती पर अगर कोई स्थान है ना, तो उसकी अवस्थिति कहाँ पर स्थित है, एग्जैक्ट कैसे बताएंगे हम, है ना। इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। यानी आपने एक दो वर्ड्स ऐसे सुने होंगे कि एक वर्ड सुना होगा आपने अक्षांश, एक वर्ड सुना होगा देशांतर, है ना, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, है ना। तो इन्हीं की हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन रेखाओं के माध्यम से दूरी तो मापी ही जाती है, किसी जगह की अवस्थिति का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही साथ हम पृथ्वी पर समय की गणना भी करते हैं। इन रेखाओं के माध्यम से हमने हमारे पृथ्वी को कई समय क्षेत्रों में बांट रखा है, और प्रत्येक देश का समय आप देखेंगे कि इन रेखाओं के आधार पर, या कह लें कि सूर्य की आसमान में किसी खास दिन, है ना, या किसी खास समय पर आसमान में सूर्य की स्थिति के अनुसार जो समय निर्धारित होता है, उसमें इन रेखाओं का भी एक प्रमुख योगदान है। ठीक है, तो देखिए, एक सवाल अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कि हम कहें आपसे, एक बहुत ही साधारण सा सिचुएशन देते हैं आपको। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए इस बोर्ड पे एक बिंदी रख दी हमने, एक पॉइंट रख दिया, और आपसे पूछा जाए कि ये पॉइंट इस बोर्ड पे कहाँ है। ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये पॉइंट इस बोर्ड पे कहाँ है, तो आसान काम है ये, है ना। कहाँ है भाई? बोर्ड के बीच में है। ठीक? या मान लीजिए अगर यही कहा जाए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप सही बताते हैं तो आपको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, और गलत बताते हैं तो बहुत बड़ी सजा भी मिल सकती है। और फिर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों पॉइंट्स या इसमें से नीचे वाला पॉइंट इस बोर्ड पे कहाँ है, तो जैसे ही शर्त बड़ी होगी, है ना, स्टेक बढ़ेगा, वैसे ही आपके लिए ये बताना कठिन हो जाएगा कि ये पॉइंट जो है बोर्ड पे कहाँ है। तो आप इमेजिन करिए कि ये तो एक सिंपल सा बोर्ड है। ठीक, अगर हम हमारी पूरी धरती की बात करें और हम कहें कि धरती की सतह पर ये जो दिया गया स्थान है ये कहाँ स्थित है, बताइए, है ना, तो इसको बताना और कठिन हो जाएगा भाई। जब बोर्ड पे किसी दिए गए पॉइंट को बताना इतना कठिन हो रहा है, तो पूरी धरती के संदर्भ में जगहों की एग्जैक्ट, है ना, स्थिति बताना तो और कठिन हो सकता है। इसको हम देखिए, इसको हम आसान भी कर सकते हैं। हम कैसे आसान कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने इस बोर्ड को एक ग्राफ में बदल दिया। और आप सभी को पता है कि किसी ग्राफ में दो तरीके की रेखाएं होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना।
और जिसमें से कुछ रेखाएं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कुछ रेखाएं जो है ऊर्ध्वाधर होती हैं। ऊर्ध्वाधर कहने का अर्थ हुआ वर्टिकल, ऊपर से नीचे चलने वाली रेखाएं, और कुछ रेखाएं जो होती हैं हॉरिजॉन्टल होती हैं। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब क्या हुआ? क्षैतिज, ठीक, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं चलने वाली रेखाएं, लाइंग है ना, लेटी हुई रेखाएं या सीधी खड़ी रेखाएं, ठीक है। तो ये जो पैटर्न बन रहा है इसको आप ग्राफ के रूप में जानते हैं। इस पैटर्न को हम ग्रिड सिस्टम भी कहते हैं, ग्रिड सिस्टम भी कहते हैं या ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। होती क्या है ये? तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चलने वाली रेखाओं का एक पैटर्न होता है, एक सिस्टम होता है, जिसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती, 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं, 90 डिग्री के, है ना, एंगल पे काटती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपसे हमने जो हमारा शुरुआती सवाल था, हमने पूछा था कि ये पॉइंट, ये बिंदु कहाँ है, ठीक है, और कठिन हो रहा था ये बताना कि ये बिंदु कहाँ है अगर, ठीक है। सवाल ये था कि ये बिंदु कहाँ है, दूसरे कलर में कर देता हूं, ये बिंदु कहाँ है। मान लीजिए अगर इन रेखाओं को हम नाम देते कि ए बी सी डी ई, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और अब आपसे पूछें कि ये बिंदु जो है इस पैटर्न पे, इस पद्धति पे या इस बोर्ड पे कहाँ है, तो बताना आपके लिए आसान हो जाएगा। भी कैसे बताएंगे? आप इन रेखाओं का जो नाम है वो नाम लेंगे, आप कहेंगे कि C4 या C5, यानी आप कह सकते हैं कि जो पहला वाला बिंदु है वो C4 पे है और जो दूसरा वाला बिंदु है वो C5 पे है। आसान हो गया? कैसे आसान हो गया भाई? हमने एक सिस्टम डिवाइस कर लिया, हमने एक व्यवस्था, है ना, एक व्यवस्था स्थापित की कि इस बोर्ड पे दी गई किसी रेखा या इस यहाँ पर दी गई किसी रेखा की अवस्थिति को ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए। मान लीजिए यही व्यवस्था अगर हम हमारी धरती पर ले आए, तो मान लीजिए अगर ये हमारी धरती है ना, तो इस धरती पर भी ऐसा ही एक रेखाओं का जाल अगर हम खींच दें, ठीक, दो तरीके की रेखाएं होंगी, कुछ जो है ऊर्ध्वाधर चलेंगी ऊपर से नीचे की ओर, और कुछ रेखाएं कैसी होंगी तो क्षैतिज चलने वाली रेखाएं होंगी, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं चलने वाली रेखाएं। तो इस पद्धति को हम क्या कहेंगे? ग्रिड पद्धति। यही ग्रिड पद्धति अगर हम, यही ग्रिड सिस्टम, ग्रिड पैटर्न, है ना, अगर हम हमारी धरती पर लागू कर दें तो धरती पर भी किसी दी गई जगह के स्थिति पता की जा सकती है भाई। किसके माध्यम से? तो इन दो रेखाओं के माध्यम से। मान लीजिए अगर ये लोकेशन दी गई है और हम पूछते हैं कि धरती पर ये दी गई लोकेशन कहाँ पर है ना, फॉर एग्जांपल ये लोकेशन कहाँ है, तो आपको दो रेखाओं का नाम बताना होगा, एक ये रेखा और एक ये रेखा, और दोनों रेखाओं की स्थिति के माध्यम से हम उस पर्टिकुलर दिए गए पॉइंट की जानकारी बता सकते हैं कि है कहाँ, है ना, एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जिन रेखाओं को ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइन कहा था, पृथ्वी के संदर्भ में इन रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस या लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल चलने वाली रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखाएं हैं, इनको हम क्या कहते हैं भाई? इनको हम लैटिट्यूड कहते हैं या अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यानी सीधे शब्दों में आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर किसी जगह की लोकेशन, है ना, किसी दिए गए स्थान की अवस्थिति ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात किया जाता है, तो हम कहेंगे कि देशांतर एवं अक्षांश नामक दो रेखाओं के माध्यम से हम धरती पर दी गई किसी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट अवस्थिति, है ना, ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक। देखिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि हम दो रेखाओं का सहारा लेते हैं धरती पर किसी जगह की, है ना, एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए। जिसमें से पहली रेखा हम शुरू करते हैं। पहली रेखा लैटिट्यूड यानी अक्षांश समझने का प्रयास करते हैं, अक्षांश समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अक्षांशों को हम डिफाइन कैसे करते हैं, अक्षांशों को हम परिभाषित कैसे करते हैं? तो अक्षांश की परिभाषा देते हुए हम कहते हैं कि यह कुछ काल्पनिक संदर्भ रेखाएं हैं, काल्पनिक संदर्भ रेखाएं हैं, काल्पनिक संदर्भ
रेखाएं हैं जो पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की ओर, उत्तर या दक्षिण की ओर कोणीय दूरी दर्शाती, कोणीय दूरी दर्शाते। कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं भाई? तो एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं। इक्वेटर को क्या कहते हैं हम? भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं? तो इक्वेटर कहते हैं भाई, है ना, अंग्रेजी में। और काल्पनिक कहने का मतलब हुआ इमेजिनरी, संदर्भ कहने का मतलब हुआ रेफरेंस। इंग्लिश में इसी डेफिनेशन को हम ऐसे कह सकते हैं कि दीज आर सम इमेजिनरी रेफरेंस लाइंस व्हिच डिपिक्ट एंगुलर डिस्टेंस टू द नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी लैटिट्यूड। अब देखिए कुछ एक इसमें जो शब्द इस डेफिनेशन में यूज किए गए हैं ना, इन शब्दों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, पहला शब्द है ये काल्पनिक है, इमेजिनरी। ऐसी वास्तविक रेखाएं हमारी धरती की सतह पर कहीं पाई नहीं जाती हैं, हमने एक काल्पनिक जाल बनाया है इन रेखाओं का। ठीक है, दूसरी चीज कि यह संदर्भ रेखाएं हैं। संदर्भ कहने का मतलब ये रेफरेंस की तरह काम करती हैं, ये लैंडमार्क की तरह काम करती हैं। जैसे आप किसी जगह की लोकेशन आपसे पूछी जाती है तो आप कई बार बताते हैं ना कि फला बिल्डिंग या फला सिनेमा हॉल या मैरिज हॉल, या है ना कोई किसी एक चीज का रेफरेंस देते हैं कि इसके दाएं आ जाओ, इसके बाएं आ जाइए, है ना, इससे 1 किलोमीटर दूर आ जाइए। तो ये रेफरेंस का काम, तो ये रेखाएं जो हैं ये रेफरेंस का काम कर रही हैं, संदर्भ देने का काम कर रही हैं। साथ ही साथ क्या दर्शाती हैं? ये कोणीय दूरी दर्शाती हैं। कोणीय दूरी कहां पर इस्तेमाल होगी भाई? तो किसी गोलाभ पे, किसी स्फेयर पे, किसी सर्कल पे, यहीं पर एंगुलर डिस्टेंस का काम पड़ेगा भाई। अगर प्लेन फील्ड पे देखेंगे हम, है ना, समतल जगह पे देखेंगे एक रेक्टेंगल या स्क्वायर पे, तो वहां पे कोणीय दूरी कम, है ना, डायरेक्ट लीनियर डिस्टेंस हम देख सकते हैं। लेकिन इस केस में हम, चूंकि हमारी धरती गोल है, तो कोणीय दूरी के माध्यम से, है ना, लोकेशन का ज्ञात करेंगे, लोकेशन ज्ञात करेंगे। देखिए इसको हम कैसे समझते हैं? तो इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज इस्तेमाल हुई है, एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिसको कह रहे हैं भूमध्य रेखा। ठीक, मान लीजिए कि अगर हमारी धरती है ना, ये मान लीजिए हमारी धरती है, ठीक, और ये हमारी धरती का केंद्र है। हमने हमारी धरती को केंद्र से बांट दिया, ठीक सेंटर से काट दिया, ठीक सेंटर से बांट दिया, है ना। तो अगर हम हमारी धरती को ठीक सेंटर से काटेंगे, ठीक केंद्र से काटेंगे, तो हमारी धरती जो है कुछ यूं दिखने लगेगी, ठीक, कुछ यूं दिखने लगेगी, ठीक है। और ऊपर वाला हिस्सा आप देखेंगे कि कुछ यूं दिखेगा भाई, है ना। ये 2 हिस्से हो गए हमारी धरती के, आधा आधा काट दिया हमने। हमारी धरती का केंद्र कहाँ है? ये ध्यान रखना है कि हमारी धरती क्या है? एक 3D ऑब्जेक्ट है ना भाई, स्फेयर है ना, वृत्त तो है नहीं, गोलक, ठीक है, स्फेयर है। तो हमारी धरती का केंद्र कहाँ होगा? अंदर होगा। और मान लीजिए अगर आप किसी गोल गेंद को काटते हैं, तो जब गोल गेंद को बीच से काटेंगे तो ये जो चाकू की धार है वो केंद्र से होके गुजरेगी भाई। चाकू की जो धार है वो ठीक केंद्र से होके गुजरेगी, तभी तो बीच से काटा आपने गेंद। अगर केंद्र के जरा भी ऊपर या नीचे से गुजरी तो फिर वो गेंद आधी, परफेक्टली आधी नहीं हुई। तो अगर आपने बीच से काटा है तो चाकू की धार केंद्र से गुजरेगी। अब उस चाकू की धार और केंद्र के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 0। अगर एंगल बना है ना, किसी भी डिग्री का एंगल बना तो बीच से, तो फिर क्या होगा कि ठीक आधा, देखिए कलर हम चेंज करते हैं। हम कह रहे हैं कि हमने हमारी धरती को अगर ठीक बीच से काटा है तो ये जो रिम है, ये जो रिम है, इसी रिम के ऊपर से तो आपका चाकू गुजरा है भाई, ठीक बीच से काटा है आपने। और ये जो कटी हुई गेंद का गोला है, ठीक है, ये जो कटी हुई गेंद का गोला है ना, रिम है, किनारा है, इस किनारे और केंद्र के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? आप बताओगे कि 0 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा भाई केंद्र और उस रिम के बीच में? तो ठीक 0 डिग्री का। और इसलिए इस रेखा को हम क्या कहेंगे? 0 डिग्री रेखा कहेंगे, है ना, 0 डिग्री रेखा कहेंगे।
और आम बोलचाल की भाषा में ज्योग्राफी में इस 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं, तो इक्वेटर कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा क्या है भाई? एक ऐसी रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है ना, और पृथ्वी को ठीक 2 भागों में विभाजित कर देती है, पृथ्वी को ठीक 2 भागों में बांटती है। ठीक है, अच्छा, अगर भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है तो भूमध्य रेखा के इस हिस्से, ऊपर वाले हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक, गोलार्ध कहते हैं, इसको सही कर लेते हैं, है ना। इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, है ना। और इस हिस्से को क्या कहेंगे हम? तो साउदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे या दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ठीक, देखिए, अब मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक लोकेशन दे दी गई है, आपको एक स्थान दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस स्थान की पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के संदर्भ में स्थिति बताइए भाई। तो आप ये कह सकते हैं, यहाँ से एक कोण ले सकते हैं, है ना, एक एंगल ले सकते हैं, एक लाइन खींच सकते हैं, भूमध्य रेखा केंद्र के बीच में 0 डिग्री का एंगल बना है, और यहां से अगर इस रेखा पे कोण खींचेंगे तो मान लीजिए इन केस हम कह रहे हैं कि ये जो है 20 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये जगह जो है भूमध्य रेखा के दक्षिण में है भाई, दक्षिण गोलार्ध में है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जगह जो है 20 डिग्री साउथ पे या 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। ये जगह कहाँ स्थित है? तो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। क्लियर हुआ? देखिए, यहाँ एक चीज समझनी है आपको कि 20 डिग्री जब हम कह रहे हैं कि कोई जगह किसी खास दिए गए अक्षांश पर है ना, इक्वेटर से खास दिए गए कोण पे स्थित है, तो मान लीजिए कि अगर ये हमारी धरती का केंद्र है ना, ये हमारी धरती का केंद्र है, तो अगर यहाँ 20 डिग्री का कोण बना है तो 20 डिग्री का कोण तो इस धरती के अंदर ही अंदर चारों ओर बन सकता है। ढेर सारी जगह, लाखों जगह हो सकती हैं जो 20 डिग्री के कोण पर बनी होंगी या स्थित होंगी केंद्र से। ठीक है, अगर इन सभी जगहों को मिला लें कि जितनी भी जगह 20 डिग्री के कोण पे स्थित है केंद्र से, इन सभी जगहों को मिला लें तो एक लाइन मिलेगी हमको, एक रेखा मिलेगी। इसको हम एक अक्षांश रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम एक अक्षांश रेखा कहेंगे। और नाम क्या देंगे इस अक्षांश रेखा को? तो चूंकि ये 20 डिग्री के कोण पे स्थित है ना, ये अक्षांश रेखा जो है चूंकि 20 डिग्री के कोण पे स्थित है, तो और कहाँ पे? साउथ में, दक्षिण में है, तो हम कहेंगे कि ये 20 डिग्री दक्षिण की अक्षांश रेखा, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। क्लियर हुआ? ऐसे ही आप देखेंगे कि उत्तर में भी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी इक्वेटर से 0 डिग्री का कोण, और कोई जगह अगर यहाँ है तो अगर हम कहें कि ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है तो हम कहेंगे कि ये जगह जो है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और इस अक्षांश पर जितनी भी जगह होंगी उन सबको मिला लेंगे तो एक लाइन निकल आएगी, जिसको हम कहेंगे 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। क्लियर हुआ? यानी अक्षांश रेखाएं क्या हैं? तो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की ओर कोणीय दूरी दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाएं। इतना क्लियर हुआ? अब यहां सवाल उठता है कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हम खींच सकते हैं भाई? केंद्र से इक्वेटर, है ना, और इक्वेटर से अगर हम हर 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा खींचते जाएं, है ना, तो मैक्सिमम कितने उत्तर की ओर हम खींच सकते हैं? तो कुल 90 अक्षांश जो है उत्तर की ओर ले जा सकते हैं, और कुल 90 अक्षांश ऐसे ही हम किधर की ओर खींच सकते हैं? तो दक्षिण की ओर खींच सकते हैं। तो 90 डिग्रियां उत्तर की ओर और 90 डिग्रियां दक्षिण की ओर, और एक हो गया आपका 0। तो कुल अक्षांश कितने होंगे भाई? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 181। 90 90 180 और 0 डिग्री एक हो गया, तो 181 है ना संख्या है अक्षांशों की। लेकिन अगर यही सवाल ऐसे अक्षांश नहीं, लैटिट्यूड, है ना, कुल अक्षांशीय वृत्त पूछे जाए आपसे, अक्षांशीय वृत्त यानी लैटिट्यूडिनल सर्कल्स पूछे जाए, लैटिट्यूडिनल सर्कल्स अगर आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ एक चीज, खास चीज ध्यान देनी है आपको कि जब आप अक्षांश बनाएंगे तो हर डिग्री पर, है ना, कई सारी जगहें हो सकती हैं। केंद्र से जैसे ऊपर बढ़ेंगे आप
तो 1 डिग्री के कोण पे लाखों जगह हो सकती हैं, 2 डिग्री पे ऐसे ही लाखों जगह हो सकती हैं। लेकिन जब आप 90 डिग्री पे जाएंगे ठीक ऊपर, है ना, तो 90 डिग्री कहाँ होगा भाई? केवल एक ही जगह हो सकती है जो केंद्र से ठीक 90 डिग्री पे स्थित, ठीक, एक के अलावा 2 जगह नहीं हो सकती भाई, एक ही जगह हो सकती है जो ठीक 90 डिग्री के एंगल पर केंद्र से पाई जाती है। तो 90 डिग्री वाला जो अक्षांश है ये रेखा नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा? एक बिंदु मात्र होगा, एक पॉइंट होगा बस, ठीक है। तो जब हम वृत्त की बात करेंगे तो 90 डिग्री वाले, उत्तर वाला और दक्षिण वाला, दोनों 90 डिग्री के जो अक्षांश है ये चूंकि केवल पॉइंट है, केवल पॉइंट है ना, इसलिए इनको हम अक्षांशीय वृत्त नहीं कहेंगे। तो अक्षांशीय वृत्त कितने हो जाएंगे भाई? 179। 181 में से 2 माइनस कर देंगे हम, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, तो अक्षांशीय वृत्त कितने हो जाएंगे? 179, ठीक है। उम्मीद है यहां तक तो समझ रहे हैं आप, है ना, कि अक्षांश जो है हम खींचते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, कुल कितने होते हैं, है ना। ये एक साधारण सी चर्चा हो गई आपकी अक्षांश। अच्छा, एक चीज और देखिए, अक्षांश देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी धरती है ना, धरती के ठीक बीच से गुजरने वाला सबसे प्रमुख अक्षांश हमारी धरती का, ठीक है, क्या कहलाएगा? इक्वेटर, 0 डिग्री। क्या एक चीज ये ध्यान देनी है आपको कि जो अक्षांश होते हैं उनमें सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा होता है? तो इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा होती है, ये सबसे बड़ा अक्षांश, ठीक है। भूमध्य रेखा क्या है? सबसे बड़ा अक्षांश है। सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि केंद्र से गुजरता है। लेकिन इसके अलावा अन्य सभी अक्षांश, इनमें से कोई भी अक्षांश केंद्र से नहीं गुजरेगा, ठीक है। कोई भी सर्कल, कोई भी वृत्त केंद्र से नहीं गुजरेगा, है ना, और ना ही कोई एक सर्कल दूसरे सर्कल को काटता है। चूंकि ये सभी रेखाएं, जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, अलग अलग कोण पे खींची जाती हैं, हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती हैं, इसीलिए इन रेखाओं को हम जो है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं, या अक्षांशीय समानांतर भी कहते हैं। अक्षांशीय समानांतर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेखाएं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, काटती नहीं है, हमेशा एक दूसरे के समानांतर चलती, ठीक है। दूसरी चीज कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे, है ना, या जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाओगे, यानी 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ोगे, ठीक है, वैसे वैसे इनका आकार जो है छोटा होता जाएगा, ठीक, साइज छोटी होती जाएगी, लेंथ छोटी होती जाएगी, ठीक, जैसे जैसे आप ऊपर की, यानी आपसे ये कहा जाए कि अक्षांश की संख्या जितनी अधिक होगी, अक्षांशीय वृत्त की लंबाई उतनी ही कम हो। 0 डिग्री सबसे बड़ी होगी, 90 डिग्री सबसे छोटी है भैया, 89 डिग्री उससे बड़ी, 88 डिग्री उससे बड़ी, है ना, धीरे धीरे, यानी जब अक्षांश कोण डिग्री, है ना, 0 के जितने करीब होगी, अक्षांशीय वृत्त की लंबाई, अक्षांशीय वृत्त का आकार उतना ही अधिक होगा। एक और चीज इसमें बस चर्चा करनी है कि 0 से लेके 1 डिग्री या किसी भी, है ना, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच में किलोमीटर में अगर दूरी पूछी जाए तो 111.16 किलोमीटर, राउंड फिगर में हम कहते हैं कि 111 किलोमीटर की दूरी। 2 डिग्री अक्षांशों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस या औसत दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। इतना क्लियर हो गया? देखिए, हमारी धरती पर कुछ अक्षांश बड़े ही काम के हैं, बड़े ही सिग्निफिकेंट हैं, महत्वपूर्ण अक्षांश माने जाते हैं, है ना। इन अक्षांशों को केवल उनकी डिग्री नहीं बल्कि उनके स्पेसिफिक, उनके विशेष नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। जिसमें सबसे प्रमुख अक्षांश कौन सा हो गया? तो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इसको हम इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। आगे की क्लासेस में आपको समझाया जाएगा कि विषुवत रेखा क्यों कहते हैं। अभी मोटे मोटे अक्षरों में समझ लीजिए कि 22-23 सितंबर और 21-22 मार्च के दिन पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं, है ना। पूरी दुनिया में चूंकि दिन और रात बराबर होते हैं, इस घटना को हम विषुव कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? हम विषुव कहते हैं, ठीक है। और विषुव जिस दिन होता है 21 मार्च, है ना, और 22-23 सितंबर को,
तो जिस दिन विषुव होते हैं उस दिन सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है। सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर स्थित होता है, इसलिए इस रेखा को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, क्योंकि जिस दिन सूरज इस रेखा पर पहुंचेगा उसी दिन दुनिया में विषुव होंगे, यानी दिन और रात बराबर होंगे, इसलिए इस रेखा को हम क्या कह रहे हैं? विषुवत रेखा कह रहे हैं। एक और चीज इक्वेटर से संबंधित आपको जाननी है कि इक्वेटर जो है एक ग्रेट सर्कल है। इक्वेटर क्या है? एक ग्रेट सर्कल है, वृहत वृत्त है। अब वृहत वृत्त क्या होता है भाई? वृहत वृत्त किसको कहते हैं हम? तो वृहत वृत्त ऐसी किसी भी रेखा को हम कहेंगे जो रेखा धरती को ठीक दो भागों में डिवाइड करती है। वृहत वृत्त क्या होगा? तो पृथ्वी को ठीक दो भागों में बांटने वाली कोई भी रेखा, भाई यही लार्जेस्ट हो सकता है ना। किसी सर्कल या किसी स्फेयर पे आप लार्जेस्ट कौन सी लाइन खींच सकते हैं? तो ऐसी लाइन जो उस स्फेयर या उस सर्कल के ठीक बीच से गुजरती हो, वही सबसे बड़ी रेखा हो सकती है उस स्फेयर की, है ना। तो ऐसी कोई भी रेखा जो धरती को ठीक दो भागों में बांट देगी उसको हम क्या कहेंगे? वृहत रेखा, वृहत वृत्त कहेंगे, ग्रेट सर्कल कहेंगे। और इक्वेटर एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी है ना और एग्जाम्पल्स आएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। इक्वेटर जो है एक वृहत वृत्त है, इतना समझ लीजिए। देखिए इक्वेटर के अलावा जब इक्वेटर से ऊपर जाएंगे आप तो एक और इंपॉर्टेंट लाइन यहां दिखाई पड़ती है जिसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी, और ठीक अपोजिट इसके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसको हम कर्क रेखा कहते हैं, या इंग्लिश में जो है हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसको जो है हम मकर रेखा कहते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। ये सुना हुआ है, बहुत शुरुआती क्लासेस में आपने पढ़ा है ना, इसमें कुछ भी नया ऐसा नहीं है जो आप पहले से नहीं जानते हैं, ठीक है। यहां सिर्फ आपको अपने मन में एक सवाल लेके आना है कि 23.5 ही क्यों? सवाल क्या होगा भाई? वाई 23.5, है ना? वाई नॉट 24 और वाई नॉट जस्ट 23? केवल 23 ही क्यों नहीं, या 23.5 की बजाय 24 क्यों नहीं कर लिया गया? 23.5 का क्या सिग्निफिकेंस? तो आगे की क्लासेस में हम समझेंगे। अभी के लिए इतना जानिए, या इसी चर्चा में आगे हम देखेंगे। अभी के लिए इतना जानिए कि इसका रिलेशन जो है पृथ्वी के झुकाव से है, पृथ्वी के इंक्लिनेशन से। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रेखा है, वो है 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी, ठीक रेखा। इसको हम ऊपर वाले को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे भाई? ये अंटार्कटिका के करीब है तो इसको हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं या अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। इसके अलावा एक और नॉमेनक्लेचर है इसका जिसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम साउथ पोल सर्कल भी कहते हैं। साउथ पोल सर्कल कहते हैं क्योंकि ये साउथ पोल के करीब है ना, 90 डिग्री साउथ के करीब है, तो साउथ पोल सर्कल या दक्षिणी ध्रुव वृत्त भी कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव वृत्त भी कहते हैं, और इसको हम उत्तरी ध्रुव वृत्त भी कहते हैं। उत्तरी ध्रुव वृत्त या नॉर्थ पोल सर्कल भी कहते हैं। तो आपसे कभी सवाल पूछा जाए, है ना, और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस हो प्रीलिम्स में, है ना, तो आपने अगर आर्कटिक सर्कल सुन रखा है और आपको उत्तरी ध्रुव वृत्त, है ना, नॉर्थ पोल सर्कल या साउथ पोल सर्कल लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज नहीं होना, है ना, ये ध्यान रखना, ये सेम चीज है, ठीक है। एनसीईआरटी में नॉर्थ पोल सर्कल और साउथ पोल सर्कल है, इस नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रेखाएं होगी, इंपॉर्टेंट रेखाएं होगी, इनका सिग्निफिकेंस जो है हम इसी क्लास में या आगे के एक और क्लास में जो है इनका सिग्निफिकेंस धीरे धीरे समझेंगे। एक और चीज देखते हैं, इसके बाद एक और चीज समझनी है हमको कि
हीट जोन्स, ठीक, और लैटिट्यूड्स का क्या संबंध है? पृथ्वी के ताप क्षेत्र और अक्षांशों का उनसे संबंध क्या है? आपने सुन रखा होगा 0 डिग्री पे ज्यादा गर्मी होती भाई, भूमध्य रेखा के पास भयानक गर्मी होती है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ, है ना, दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे बहुत ठंड होती है। तो चूंकि हमारी धरती पर तापमान का वितरण जो है ना, एक समान नहीं है, कहीं पे बहुत गर्म जगह है, कहीं पे बहुत ठंडी जगह है ना। तो लैटिट्यूड्स के संदर्भ में, अक्षांशों के संदर्भ में इसको हम समझते भी हैं, और कई बार अक्षांश ही इसका कारण भी है, अक्षांश ही कारण भी बन जाते हैं कि क्यों किसी जगह पे ज्यादा गर्मी है या क्यों किसी जगह पे कम गर्मी है ना, ठंड अधिक है। पुराने जमाने में आपको हम लोगों ने एकदम पहली क्लास में शुरुआत में जब डिस्कस किया था तो एक चीज समझी थी कि जियोग्राफी यानी कि भूगोल की उत्पत्ति, ओरिजिन जो है, उत्पत्ति जो है ग्रीस में होती है। भूगोल की उत्पत्ति ग्रीस को आज हम यूनान भी कहते हैं हिंदी में ना, तो यूनान में होती है। इसलिए भूगोल की जो शुरुआती विचारधाराएं हैं, जो शुरुआती समझ विकसित हुई, वो यूनानियों के, है ना, यूनानी विद्वानों के माध्यम से समझ, ठीक है, विकसित हुई। यूनानी विद्वानों ने सबसे पहले धरती को तापमान के आधार पर कई क्षेत्रों में बांटा। इन्होंने ये कहा कि इक्वेटर, भूमध्य रेखा से लेकर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले जो क्षेत्र है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाली जो जगहें हैं, इन जगहों को इन्होंने कहा कि ये टॉरिड जोन है। टॉरिड जोन है यानी कर्कश क्षेत्र है। कर्कश कहने का मतलब क्या हुआ भाई? कर्कश कहने का अर्थ हुआ कि एक ऐसा क्षेत्र जो, ठीक है, बिल्कुल भी रहने के योग्य नहीं है। और रहने योग्य ना होने का कारण क्या है? अत्यधिक गर्मी, है ना। इस क्षेत्र में एक्सट्रीमली, है ना, हाई टेम्परेचर्स पाए जाते हैं, अत्यधिक गर्म इलाका है, ठीक, या अत्यधिक तापमान है, तो ये जगह जो है कर्कश, रहने के लायक नहीं है ना। ग्रीक विद्वान मानते थे भाई, कुछ मतलब विद्वान ऐसा भी मानते थे कि अत्यधिक गर्मी के कारण यहाँ रहने वाले लोग जो है आलसी होते हैं, ठीक है, कर्मठ नहीं होते, आलसी होते हैं, और गर्मी में आलस तो लगता ही है कि नहीं, है ना, ठीक। ग्रीक लोगों ने कहा कि भाई ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त से लेके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच वाला जो क्षेत्र है, ये वंस अगेन रहने लायक नहीं है। कारण क्या है कि यहाँ पर बहुत ही अधिक, ठीक है, ठंड है। इसको इन्होंने फ्रिजिड जोन कहा, शीत क्षेत्र कहा। तो ये वंस अगेन ना रहने लायक जगह नहीं थी, ठीक। जो सबसे बेहतरीन रहने की जगह है ग्रीक लोगों के अनुसार, है ना, ग्रीक लोगों के अनुसार जो सबसे बेहतरीन रहने की जगह थी वो इन दोनों क्षेत्रों के बीच वाली जगह थी, ये क्षेत्र, है ना। इस क्षेत्र को इन्होंने सबसे अच्छी जगह माना और इसको उन्होंने नाम दिया टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन या समशीतोष्ण प्रदेश, समशीतोष्ण प्रदेश, या इसी को हम कटिबंध भी कह सकते हैं, समशीतोष्ण क्षेत्र कहेंगे। तो ये सबसे बेहतरीन जगह मानी गई, है ना, ग्रीक विद्वानों द्वारा रहने के लिए। कारण क्या बताया इन्होंने कि ये न तो अत्यधिक गर्म होता है न अत्यधिक ठंडा होता है, सम शीत और उष्ण, बराबर ठंडा बराबर गर्म क्षेत्र है, समशीत उष्ण समशीतोष्ण क्षेत्र है, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम वेरिएबिलिटी ऑफ वेदर, और जब हम वेदर यानी कि मौसम कहते हैं, तो वेदर में काफी सारी चीजें चली आती हैं, जैसे तापमान आ जाता है, ठीक है, तापमान आ जाता है, ह्यूमिडिटी आ जाती है, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता आ जाती है, ठीक है, ठीक, विंड्स आ जाती हैं, पवनें आ जाती हैं, है ना, क्लाउड्स आ जाते हैं, बादल आ जाते हैं, तो इत्यादि। कहने का अर्थ यह है
कि मौसम से संबंधित जितनी भी मौसम से संबंधित जितनी भी वायुमंडलीय दशाएं, ठीक, जिसमें तापमान है, आर्द्रता है, प्रेशर है, दाब है, पवने हैं, है ना, क्लाउड्स है, इन सब चीजों की सबसे अधिक वेरिएबिलिटी मतलब होता है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाई जाती है? अगर आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जाए, है ना, तो आप क्या जवाब देंगे भाई? कहेंगे कि ग्रीक विद्वान गलत थे। एक्चुअल में सबसे ज्यादा मौसम में परिवर्तनशीलता, सबसे आसानी से मौसम बदलने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन या समशीतोष्ण कटिबंध। तो ग्रीक विद्वानों ने एक तरह से तो कहा कि भाई ये बराबर ठंडी और बराबर गर्मी वाला क्षेत्र है, लेकिन आज के समय में अगर इसको हम कायदे से देखेंगे, है ना, और फर्दर हम अपनी क्लासेस में समझेंगे, अध्ययन करेंगे, है ना, भौगोलिक दशाओं का, या आगे जब बढ़ेंगे हम धीरे धीरे मौसम विज्ञान पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, तो हम पाएंगे कि दरअसल एक्चुअल में पृथ्वी का जो ये क्षेत्र है जिसको हम टेम्परेट जोन कह रहे हैं, ये मैक्सिमम वेरिएबिलिटी वाला क्षेत्र है। सबसे ज्यादा परिवर्तन जो होता है, मौसमी परिवर्तन जो होते हैं और मौसमी स्थितियों में, दशाओं में जो परिवर्तन होती है ना, वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये समशीतोष्ण है ना, टेम्परेट है, ये कहना आज के समय में एक मिजनोमर बन गया है। मिजनोमर कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा तथ्य या एक ऐसा शब्द जो अब झूठ है ना, जो अब के समय में सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, इसको मिजनोमर कहेंगे। तो ये पुराना तरीका था हमारी पृथ्वी को ताप क्षेत्रों में बांटने का, हीट जोन्स में बांटने का, ग्रीक विद्वानों ने किया। आज के समय में इसी में थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा संशोधन करके हमने इसको और विस्तृत और व्यापक रूप दे दिया है ना। तो इसी को आगे देखते हैं कि आज के समय में हम कैसे बांटते हैं हमारी धरती को ताप क्षेत्रों के आधार पर। ठीक है, देखिए, अगर ये हमारी धरती है ना, तो मान लीजिए ये धरती का केंद्र है और धरती के केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है उसको हम क्या कहेंगे? 0 डिग्री। वो मध्य रेखा या धरती को 2 भागों में बांट देगी भाई, भूमध्य रेखा या इक्वेटर, 2 बराबर भागों में बांट देगी, है ना। इट विल डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, 2 इक्वल पार्ट्स। देखिए, आज के समय में भूमध्य रेखा से, ठीक है, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री दक्षिण, 10 डिग्री साउथ, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम इक्वेटोरियल जोन कहेंगे। इक्वेटोरियल जोन भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहेंगे, है ना। यानी वो क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण वाला क्षेत्र, उसको हम क्या कहेंगे? भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक, इससे ऊपर बढ़ेंगे आप। अच्छा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की खासियत क्या है भाई? अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये, है ना। आगे इसको हम लोग समझेंगे, पीछे आएंगे जब तो। ठीक है, देखिए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो गए भाई। इसके ऊपर आप पाएंगे कि 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण। कायदे से तो ये 23.5 डिग्री होना चाहिए था, है ना, लेकिन उष्ण कटिबंध जो है एग्जैक्ट कर्क रेखा और मकर रेखा से शुरू हो या समाप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम मानते हैं कि 30 डिग्री तक उत्तर और दक्षिण में ये जो क्षेत्र है इसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध कहने का अर्थ हुआ, उष्ण मतलब होता है गर्म, बहुत ही गर्म प्रदेश है ये। इंग्लिश में इसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ट्रॉपिकल जोन लगभग 20 डिग्री का विस्तार है इसका, 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण से लेके 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच में। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे आप तो ट्रॉपिकल जोन के समाप्त होने के बाद एक ऐसा क्षेत्र आएगा जहां गर्मी धीरे धीरे कम होगी, लेकिन अभी भी ये क्षेत्र गर्म ही होगा। ठीक है, अचानक से खत्म नहीं हो जाएगी गर्मी, गर्मी बनी रहेगी, बट रिलेटिवली अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। तो 30 डिग्री उत्तर से लेके 45 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण से लेके 45 डिग्री दक्षिण के बीच का ये जो क्षेत्र है इसको हम उपोष्ण कटिबंध कहेंगे। उप उष्ण है ना, यानी उष्ण से थोड़ा सा
कम उपोष्ण कटिबंध कहेंगे। इंग्लिश में इसको हम सब ट्रॉपिकल जोन कहेंगे, सब ट्रॉपिकल जोन कहेंगे। आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है, कि 45 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है इसको हम समशीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। समशीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध का अर्थ क्या होता है? क्षेत्र, है ना। और इंग्लिश में इसको हम कहेंगे टेम्परेट जोन। ये वही ग्रीक लोगों का है ना, यूनानियों द्वारा दिया गया जो क्षेत्र था, नाम अभी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। टेम्परेट जोन है, समशीतोष्ण कटिबंध है। तो इससे आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे देखिए, टेम्परेट जोन है ना, 45 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ और 45 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में आपका टेम्परेट जोन। इससे ऊपर 66.5 डिग्री से 80 डिग्री उत्तर और ऐसे ही 66.5 डिग्री दक्षिण से लेके 80 डिग्री दक्षिण के बीच वाला ये जो क्षेत्र है इसको हम उपध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। उपध्रुवीय क्षेत्र कहेंगे या कटिबंध कहेंगे। इंग्लिश में इसको हम सब पोलर रीजन कहेंगे। और लास्ट में जो बचा हुआ हिस्सा है 80 डिग्री उत्तर से लेके 90 डिग्री उत्तर और 80 डिग्री दक्षिण से लेके 90 डिग्री दक्षिण वाला क्षेत्र, इसको हम ध्रुवीय क्षेत्र कहेंगे। और इंग्लिश में इसको हम पोलर रीजन कहेंगे, पोलर रीजन। ठीक, तो ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है हमारी धरती का तापमान के आधार पर। ठीक है, लैटिट्यूड से इसमें इन्वॉल्व है। आप देखेंगे कि इस तरीके के सवाल बनेंगे ना। सवाल क्या बनेंगे, ये आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है, एक मौलिक समझ विकसित करने का प्रयास है कि एक बार इन चीजों को आप समझ जाएंगे तो मेंस में आंसर लिखना आसान हो जाएगा आपके लिए। और जो भी भौगोलिक फिनोमिना है, भौगोलिक प्रक्रियाएं हैं, है ना, भौगोलिक घटनाएं हैं, उनको समझने में भी इनसे योगदान मिलेगा, है ना। जब आप अपने लेवल पे खुद से किताबें पढ़ेंगे तो इन शब्दों का बार बार मेंशन किया जाएगा किताबों में, है ना, उल्लेख होगा कि कभी कहा जाएगा कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, तो आप इससे क्या अंदाजा लगाएंगे? ऐसे आपको भारत की लोकेशन का अंदाजा लगेगा कि भारत जो है कुछ इस क्षेत्र में पाया जाने वाला एक देश है ना, जो मुख्यतया उष्णकटिबंधीय है। इसका मेजर पोर्शन, मुख्य भाग जो है वो उष्णकटिबंध में पाया जाता है, कुछ हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में है और कुछ हिस्सा आप देखेंगे जैसे अंडमान एंड निकोबार वाला हिस्सा और केरल और तमिलनाडु का जो दक्षिणतम भाग है ना, ये कुछ हिस्सा इस पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो भूमध्य रेखीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी पड़ेगा। बट लेकिन भारत जो है मुख्यतया एक उष्ण कटिबंधीय देश है। ठीक है, तो जब इस तरीके से आप किताबें पढ़ेंगे या कोई भी नोट्स पढ़ेंगे तो जब इन शब्दों का वर्णन होगा, उसमें उल्लेख होगा, है ना, तो आप एक बार जब इसको समझ जाएंगे तो उनको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी धरती का ताप क्षेत्र हुआ, है ना, मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुआ कि धरती को निम्नलिखित है ना लैटिट्यूड्स के आधार पर, अक्षांशों के आधार पर। एक चीज और आपको समझाता चलूं इसमें, ठीक है, एक चीज और समझाता चलो आपको, बहुत एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ही हमारा प्रयास है, आपका एक समझ विकसित करना। क्योंकि जब आप ये, चूंकि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, एक बार ये समझ विकसित हो जाएगी तो आप स्वयं में सक्षम हो जाएंगे। देखिए, ज्ञान का और शिक्षा का मकसद पैसे कमाना नहीं है, अर्थोपार्जन कभी भी शिक्षा का मकसद नहीं था, है ना, प्राचीन समय से। वो अब हो गया है, ये अलग बात है। शिक्षा का अर्थ ये भी नहीं है कि आपको इंफॉर्मेशन रटाना, जानकारी देना, है ना, ये भी शिक्षा का अर्थ नहीं, ये भी ज्ञान का अर्थ तो नहीं है। शिक्षा का तो चलिए सब पार्ट हो गए, वो आपको गूगल पे भी अवेलेबल है ना, विभिन्न जगहों से, किताबों में भी मौजूद है। ये सारे के सारे तथ्य आप स्वयं से भी देख सकते हैं, रट सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपकी समझ विकसित करें, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, योग्यता, क्षमता विकास
करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर स्वयं यह क्षमता आए कि आप कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें, जिससे आप बड़ी से बड़ी किताब, है ना, और कठिन से कठिन किताब भी स्वयं पढ़ के समझने में सक्षम हो जाए। किसी प्रक्रिया, किसी घटना धरती पे घट रही है, आप न्यूज़पेपर में कोई घटना देख रहे हैं ना, किसी इश्यू से रिलेटेड कोई लेख पढ़ रहे हैं, तो उस लेख को समझने में सक्षम हो जाए, है ना, उसके लिए आपको टीचर या शिक्षक की आवश्यकता ना पड़े। तो यह प्राथमिक उद्देश्य है कि आप स्वयं इन घटनाओं को अप्रिशिएट करने के, या इन तथ्यों को, इन प्रोसेसेस को, है ना, इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में सक्षम हो सके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये उद्देश्य है। और जितनी भी क्लासेस होंगी, जो भी कक्षाएं होंगी, जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस या ऑनलाइन जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे आपको, उस सब के पीछे उद्देश्य यही रहेगा कि आपकी क्षमता का विकास हो सके। बाकी चीजें तो आप स्वयं कर लोगे ना, एक बार जब समझना सीख जाओगे तो तथ्य और बाकी चीजें तो आप खुद ही याद कर सकते हो। तो एक और चीज हम रिलेट करके देखते हैं, इसको जोड़ के देखते हैं। हम कह रहे हैं कि अक्षांश जो है, आप ध्यान दीजिए कि आप देखेंगे कि अक्षांश जो है वो तापमान से जुड़े हैं। अक्षांश जो है तापमान से जुड़े हैं। तो यानी अगर हम ऐसे लिखें इसको कि अक्षांश तापमान से जुड़े हैं, टेम्परेचर से जुड़े हैं, लैटिट्यूड्स आर रिलेटेड टू टेम्परेचर। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि कैसे रिलेटेड है भाई, कैसे रिलेटेड है, प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप अगर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर कैसा होता है भाई, हाई होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे तापमान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ध्रुवीय क्षेत्र अत्यधिक ठंडा होता है ना, इक्वेटोरियल क्षेत्र आप देखेंगे कि बहुत गर्म होता है, उष्ण कटिबंध गर्म होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे तापमान घट रहा है, और जैसे जैसे बीच वाले हिस्सों में आ रहे हैं, लोअर लैटिट्यूड्स में, है ना, निम्न अक्षांशों की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे तापमान बढ़ रहा है। तो इसका अर्थ है कि हम ऐसा अगर कह दें कि तापमान जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है अक्षांश के, तो समझ सकते हैं लैटिट्यूड्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एग्जैक्टली हर जगह लागू हो ये जरूरी नहीं है, बट एक मोटी मोटी अंडरस्टैंड, मोटा मोटा, है ना। एक्सेप्शंस हैं इसके, आप ऐसे समझ लो। एक एक्सेप्शन आपको मैं समझा देता हूं कि ये जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है, कायदे से इसको सबसे अधिक गर्म होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में सबसे अधिक गर्म क्षेत्र जो है धरती का वो ये है। कारण क्या है कि ये बीच में होने के साथ बहुत गर्म तो है, लेकिन बहुत गर्म होने के साथ यहाँ पे इवेपोरेशन भी अधिक होता है, बादलों की मात्रा अधिक होती है, वर्षा भी बहुत अधिक होती है। तो इस क्षेत्र के मुकाबले, जो कि गर्म होने के साथ साथ शुष्क भी है, ठीक है, गर्म भी है और साथ ही साथ ड्राई भी है, तो जब इस क्षेत्र से इसका कंपैरिजन करते हैं, जहां पे रेनफॉल बहुत अधिक होती है, वर्षा बहुत अधिक होती है, बादलों की मात्रा बहुत अधिक है, तो जब इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे तो एक्चुअली पाएंगे कि उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन इक्वेटोरियल जोन के मुकाबले अधिक गर्म है। तो यहां ये रूल का एक्सेप्शन हो जाता है ना, 0 डिग्री के आसपास रिलेटिवली, है ना, अपेक्षाकृत कम गर्म है उष्ण कटिबंध के मुकाबले। बट हम कह सकते हैं कि इन जनरल, है ना, सामान्यतया लैटिट्यूड्स जो है वो तापमान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब अक्षांश बढ़ेंगे तो तापमान घटेगा, अक्षांश घटेंगे तो तापमान बढ़ेगा, है ना, साधारण सा। इतना अगर आप समझ गए तो आपको यह भी पता होगा कि तापमान और किन चीजों से रिलेटेड है भाई। तापमान वाष्पीकरण से रिलेटेड है, इवेपोरेशन से रिलेटेड है। जब तापमान अधिक होगा तो इवेपोरेशन अधिक होगा, है ना, जल वाष्प अधिक बनेगा, वाटर वेपर अधिक बनेगा। और जब जल वाष्प अधिक होगा हवाओं में, वातावरण में, तो वातावरण में जाहिर सी बात नमी अधिक होगी, है ना। यानी जब तापमान घटेगा तो नमी या आर्द्रता भी घटेगी, आर्द्रता भी घटेगी। जाहिर सी बात, जब वाष्प ही नहीं होगा, जल वाष्प ही नहीं होगा, तो नमी आर्द्रता भी कम हो जाएगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि अक्षांश जो है नमी और आर्द्रता के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेंगे वैसे वैसे नमी और आर्द्रता भी कम होती चली जाएगी। जब नमी और आर्द्रता कम होगी भाई तो बादल भी कम बनेंगे, क्लाउड्स भी कम होंगे। नमी और आर्द्रता को इंग्लिश में क्या कहोगे आप, ह्यूमिडिटी कहेंगे। बादल भी कम होंगे, है ना, बादल कम होंगे, वर्षा भी कम होगी भाई, प्रेसिपिटेशन भी कम होगा, प्रेसिपिटेशन भी कम होगा। जब प्रेसिपिटेशन कम होगा तो
आप जानते हैं कि पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए दो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती हैं। एक होता है हीट और दूसरा होता है ह्यूमिडिटी, यानी नमी और तापमान। दो सबसे प्रमुख चीजें हैं जिनसे जो पेड़ पौधों वनस्पति के विकास के लिए, वनस्पति की ग्रोथ के लिए उत्तरदायी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यानी आप देखेंगे कि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेंगे तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो नमी कम होगी, नमी कम होगी तो बादल कम होंगे, बादल कम होंगे तो वर्षा कम होगी, वर्षा कम होंगे तो वनस्पति कम होंगे, नेचुरल वेजिटेशन भी कम होती चली जाएगी, फ्लोरा कम होंगे, और जब फ्लोरा कम होंगे तो फौना भी कम हो जाएंगे भाई, जंतु भी तो कम होंगे, ठीक नहीं। जैसे मान लीजिए कि जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, खाना ही नहीं होगा, फूड ही नहीं होगा, तो जानवर जिंदा कैसे रहेंगे, तो ये भी अपने आप कम होंगे। और जब ये सब कम होंगे तो इंसान कैसे जिएगा, है? इस सब का असर इंसान पे भी तो होगा। तो आप देखेंगे कि इंसानी जनसंख्या भी साथ ही साथ कम होती जाएगी, ह्यूमन पॉपुलेशन भी कम होगी, तो मानव जनसंख्या भी कम होती चली जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि भाई अक्षांश तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। केवल अक्षांश समझ लेने मात्र से हम इन सारी चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं पृथ्वी की किसी दी गई जगह का। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करते हैं, है ना। ये डायग्राम ध्यान में रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नहीं ये कलर सही नहीं है, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड रखते हैं। उदाहरण लेते हैं, है ना, वास्तविक जगत का उदाहरण लेते हैं। हम कह रहे हैं कि अक्षांश बढ़ेंगे तो तापमान कम होगा, है ना, अक्षांश कम होंगे तो तापमान बढ़ेगा, और जहां पे तापमान अधिक होगा वहां वाष्पीकरण अधिक होगा, बादल होंगे, वर्षा होगी, है ना, ह्यूमिडिटी अधिक होगी, वहां पे पेड़ पौधे भी अधिक होंगे। तो आप देखेंगे कि हमारी धरती का जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है ना, भूमध्य रेखा वाला ये जो क्षेत्र है, आप जानते हैं यह जो है ये वर्षा वनों का क्षेत्र है। वर्षा वनों का क्षेत्र कहने का अर्थ क्या हुआ, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ, है ना, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं भाई, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। आपने अमेजन के रेन फॉरेस्ट सुन रखे होंगे, ठीक है। आपने कॉन्गो, है ना, अफ्रीका में पाया जाता है कॉन्गो, वहां के वर्षा वन सुन रखे होंगे। आपने इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, इनके वर्षा वन सुन रखे होंगे, है ना। तो ये जो क्षेत्र है, चूंकि सबसे अधिक तापमान और सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे सदाबहार वर्षा वन, ना, बड़े जंगल मिलेंगे, ढेर सारे जानवर मिलेंगे, है ना, और बायोडाइवर्सिटी रिच इलाके हैं, धरती के सबसे समृद्ध इलाके हैं जैव विविधता के मामले में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों में, है ना, ड्राई, डेसिडुअस और वेट डेसिडुअस, है ना, प्रकार के। डेसिडुअस कहने का अर्थ क्या होता है, पर्णपाती, पतझड़ वाले जंगल मिलने लगेंगे भाई, और वो भी दो तरीके के, वेट और ड्राई। और ऊपर बढ़ेंगे आप तो आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों में टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे, समशीतोष्ण वन मिलेंगे, है ना, जिनमें फिर फर्दर मॉडिफिकेशंस या कह लें कि एडाप्टेशन, अनुकूलन होगा, है ना, विभिन्न प्रजातियों का। और समशीतोष्ण वन भी दो प्रकार के होंगे, सदाबहार भी हो सकते हैं और पर्णपाती भी हो सकते हैं। फर्दर ऊपर जाएंगे आप तो देखेंगे कि इन क्षेत्रों में टैगा पाए जाते हैं, टैगा वेजिटेशन पाई जाती है ना। टैगा की खासियत क्या है कि बड़े वृक्षों की मात्रा बिल्कुल कम हो जाएगी, घास फूस, है ना, झाड़ियां, छोटी झाड़ियां, बस इन्हीं की मात्रा रह जाएगी। और जिस प्रकार के जंगल इन क्षेत्रों में मिलते हैं उस प्रकार के जंगल टैगा क्षेत्रों में नहीं मिलेंगे, जानवरों की संख्या भी कम हो जाएगी। और ऊपर बढ़ेंगे आप तो देखेंगे कि टुंड्रा वनस्पति मिलने लगेगी। टुंड्रा कहने का मतलब ऑलमोस्ट, है ना, वनस्पतियां समाप्त और बहुत ही हाईली मॉडिफाइड, है ना, इस पर्टिकुलर जलवायु के अनुसार जी सकने वाले कुछ बहुत ही ज्यादा अनुकूलित, है ना, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेने वाले जानवर रह गए हैं, बस वही इस क्षेत्र में पाए जाएंगे। जैसे पोलर बेयर पाया जाएगा, है ना, जैसे सील पाए जाएंगी, वॉलरस पाए जाएंगे, है ना। तो
आप देखेंगे कि लैटिट्यूड्स के साथ ये जो चीजें बदली है जो हम लोगों ने देखा, उनका असर भी हमारी धरती पे दिखेगा। कहाँ दिखेगा? तो वेजिटेशन में दिखेगा, बायोडाइवर्सिटी में दिखेगा, ह्यूमन पॉपुलेशन में भी दिखेगा। आप आगे बढ़ेंगे तो एक स्टेप आगे जाइए, देखिए कि दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या जो है इन्हीं क्षेत्रों में सीमित है भाई। एशिया है ना, एशिया का चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है ना, और इसी क्षेत्र में आप पाएंगे कि अफ्रीका का हिस्सा है ना, अफ्रीका, और इसी क्षेत्र में आप पाएंगे कि साउथ अमेरिका है ना, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये सारे के सारे क्षेत्र जो हैं ये हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले इलाके हैं। और ये भी कहाँ पाए जाते हैं? ये इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी ह्यूमन पॉपुलेशन भी जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी, है ना, या जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे कम होती चली जाएगी। तो ये आपके अक्षांश, ठीक है। ये हमने कहा कि हमने इस क्लास की शुरुआत कैसे की थी? लोकेशन, है ना, कि धरती पर दी गई किसी दी गई जगह की स्थिति, किसी दी गई जगह की लोकेशन हम कैसे जानते हैं। तो हमने डिस्कशन की शुरुआत ऐसे की कि दो रेखाओं के जाल से, है ना, दो रेखाओं के माध्यम से हम जानते हैं। पहली रेखाएं हैं जिनको हमने लैटिट्यूड कहा, ये हॉरिजॉन्टल चलने वाली रेखाएं हैं, है ना, जो पृथ्वी की ईस्ट टू वेस्ट चलने वाली रेखाएं है ना, और धरती पर जो है इक्वेटर के संदर्भ में उत्तर या दक्षिण की ओर, है ना, किसी स्थान की लोकेशन बताने का काम करती है। दूसरी एक रेखा और रह गई है ना, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। अच्छा, ये तो हमने देखा था ना कि एक ग्रिड सिस्टम है, तो केवल एक रेखा का ज्ञान होने से हम किसी जगह की लोकेशन नहीं पता कर सकते भाई। ऊपर से नीचे आने वाली ये रेखा भी समझनी होगी। इस रेखा को हमने क्या कहा था? देशांतर कहा था, है ना। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं या नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, और आप सभी का दिन मंगलमय हो।